डीए न्यूज के खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं बलबीर भारज आज आपको बताने जा रहा हूं उन बड़ी खबरों के बारे में जो आज लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दबिश दी है। जानते हैं पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं। आज सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर ईडी की टीम ने छापामार की कार्रवाई की। टीम में 15 से ज्यादा सदस्य थे और यह छापा कई घोटालों के कारण उनकी और उनके बेटे चैतन्य बघेल समेत उनके करीबी लोगों के ठिकानों पर मारा गया। ईडी की टीम भिलाई में उनके घर पहुंची, जहां टीम ने पूरे दिन दस्तावेजों की जांच की और नोट गिनने की मशीन तक मंगवाई। इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के कई विधायक और कार्यकर्ता घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ में ईडी टीम की कई बड़े घोटालों के मामले में अधिकारी और बड़े नामों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ईडी की रडार पर आ गए हैं। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ कार्रवाई की और भूपेश बघेल के घर के अलावा 15 और ठिकानों पर भी छापेमार की कार्रवाई की। इन ठिकानों से चैतन्य बघेल के करीबी लोग जुड़े हुए हैं। दुर्ग जिले में ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस के नेताओं के बयान आए हैं और ट्वीट भी आए हैं। भूपेश बघेल के कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि यह एक साजिश है, इसका मकसद पंजाब में कांग्रेस को रोकना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार प्रमुख ने भी इस पर हमला करते हुए कहा है कि संसद में विपक्ष के द्वारा भाजपा को घेरने की यह कार्रवाई है। आपको बताते चले कि भूपेश बघेल जो हैं वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं और इस वक्त पंजाब के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। आने वाले दिनों में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए यह एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इसे लेकर ही जो कांग्रेस के पक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा है कि पंजाब की कार्रवाई को देकर पंजाब में होने वाले चुनाव को देखते हुए उन्हें रोकने के लिए, कांग्रेस को वहां पर रोकने के लिए ईडी की यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, ईडी भाजपा का हिस्सा बनकर यह सब कर रही है, ऐसे बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिए हैं। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कई बड़े घोटालों की जांच चल रही है जिसमें भूपेश बघेल के करीबी लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो डरने की कोई बात नहीं। वहीं ईडी की छापेमारी की खबर सुनते ही प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता भिलाई स्थित भूपेश बघेल के घर के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके साथ ही विधानसभा में भी विपक्ष ने कार्रवाई का बहिष्कार किया। जी हां, आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर पहुंची विधानसभा में कि भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमार की कार्रवाई हुई है, तो कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में बहिष्कार कर दिया विधानसभा की कार्रवाई का और सवाल जवाब का समय बाधित करने दिए। नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में बाद में सत्ता पक्ष के विधायकों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भिलाई पहुंच गए। कांग्रेस इसे एक बदले की कार्रवाई बता रही है। वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार में कई घोटाले हुए और केंद्रीय एजेंसियां उन पर जांच कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जी हां, उनका कहना है कि राज्य सरकार का ईडी से कोई लेना देना नहीं है, ये केंद्र सरकार की अधीन स्वतंत्र एजेंसियां हैं। फिलहाल शराब घोटाले के मामले में ईडी की कार्रवाई अब और तेज हो गई है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद अब यह कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल तक पहुंच गई है। अब देखना यह होगा कि ईडी की जांच शराब घोटाले के मामले में कहां तक जाती है। आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर पूरे छत्तीसगढ़ में फैली है, वैसे ही कांग्रेस के नेताओं में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अमरजीत भगत ने कहा है कि भूपेश बघेल कांग्रेस के एक योद्धा हैं और हमेशा भाजपा सरकार पर हमलावर होते हैं, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है। और वही आपको हम बता दें कि
टी.एस. सिंहदेव बाबा ने कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कोई यह पहला मामला नहीं है। पूरे देश में आपको हम बता दें कि ईडी इस तरीके से कार्रवाई करती है, ऐसा बाबा ने कहा है। और कहा है कि आप पूरे मामलों को अगर उठाकर देखेंगे तो 90% से ज़्यादा जो मामले हैं कांग्रेस के नेताओं पर हुए हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि भाजपा कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर रख रही है, ऐसा टी.एस. सिंहदेव का कहना है। अब मामले में क्या कुछ होता है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसे बातें निकल कर आ रही हैं कि इस पूरे मामले में चैतन्य बघेल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में आह्वान किया है कि हर जिले में ईडी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए और पुतला दहन की कार्यक्रम की योजना भी बनाई गई है। और आपको हम बता दें कि पूरे प्रदेश भर में आज से ही यह जो कार्यक्रम है ईडी के खिलाफ चालू हो गया है। आने वाले दिनों में कांग्रेस एक बड़ी रणनीति के तहत इस पूरे मामले को पूरे छत्तीसगढ़ में उठाने की योजना बना रही है। इस कड़ी में अगली खबर ललित मोदी को लेकर है, जिन्हें बड़ा झटका लगा है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बताते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को एक छोटे से देश वानुअतु से एक बड़ा झटका लगा है। वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने उनका पासपोर्ट रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। वानुअतु सरकार का कहना है कि दक्षिण प्रशांत महासागर के इस छोटे से देश की नागरिकता सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती कि कोई प्रत्यर्पण से बचने के लिए कोशिश कर रहा हो। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। ललित मोदी 2005 से 2009 तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। 2008 में ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत की और बीसीसीआई ने उन्हें आईपीएल का अध्यक्ष बना दिया और कमिश्नर भी बना दिया। लेकिन 2010 में उन पर आईपीएल में 125 करोड़ रुपए की घूसखोरी के आरोप लगे हैं। इसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। खिलाड़ियों की बोली में हेराफेरी और कई अन्य मामले हैं जिसको लेकर उनके ऊपर सवालिया निशान लगते रहे हैं। 2010 में ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलने का हवाला देते हुए भारत छोड़कर लंदन में शरण ली। ईडी ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया। ललित मोदी पर आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों की बोली में हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि फेमा का मतलब होता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उन्होंने उल्लंघन किया। भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने की कोशिश भी उन्होंने की। आपको बता दें कि ललित मोदी ने एक छोटे से देश वानुअतु की नागरिकता ली और बाद में भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने का आवेदन किया। 7 मार्च को विदेश मंत्रालय ने बताया कि ललित ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना पासपोर्ट जमा कर दिया था। अब सोमवार को वानुअतु के प्रधानमंत्री ने उसका पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दे दिया है। पासपोर्ट रद्द करने का क्या कारण है, हम आपको बताते हैं कि वानुअतु की डेली पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वानुअतु सरकार को यह बाद में जानकारी मिली कि ललित मोदी भारत का भगोड़ा कारोबारी है और वह प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहा था। इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई रिपोर्ट्स भी आई, जिसके बाद वानुअतु ने उनका पासपोर्ट रद्द करने का फैसला किया। अब हम आपको बता दें कि यह जो छोटा सा देश है वानुअतु, वो कहाँ पर है। वानुअतु एक द्वीपीय देश है, जी हाँ, समुद्र के बीच में है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और फिजी के पश्चिम में है। वानुअतु में 83 ज्वालामुखी द्वीप है और इसकी राजधानी पोर्ट विला है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं बिस्लामा, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। आपको बता दें कि ललित मोदी एक चर्चित नाम है, जिसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वह फिल्मी दुनिया के बीच में उनकी घुसपैठ है और पूरे आईपीएल के दौरान उन्होंने जो पूरा एक नक्शा खींचा था, जो आज हम आईपीएल देख रहे हैं, जो 18वां संस्करण अभी आने वाला है 22 मार्च से, तो हम आपको बता दें कि जो आईपीएल है ये ललित मोदी की दिमाग की उपज है
और ऐसा कहा जाता है, हालांकि अभी तक के कुछ इसमें प्रमुखता के साथ कुछ ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा 2 नंबर के पैसों का गोरख धंधा है जो आईपीएल है। हालांकि यह बात की सच्चाई में तो कुछ सामने उभर कर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना बता दें कि राजस्थान की टीम में आपको बता दें कि जो फिल्म अभिनेत्री थी शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा पर भी यह मामला लगा है। आईपीएल में फिक्सिंग के भी आरोप लगे हुए हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो पूरे गोरख धंधे हैं वह एक सट्टा की तरह आईपीएल को चलाया जाता है, और इसको लेकर शुरू से ही आईपीएल विवादों में है। और आज भी जब कुछ मैच हम देखते हैं तो ऐसा कई बार लगता है कि यह मैच फिक्स तो नहीं है, हालांकि अभी तक के इसके कोई भी ठोस के प्रमाण नहीं मिले हैं। और आपको बता दें कि इसी आईपीएल के जो जनक हैं ललित मोदी, उनके लिए अब दौर जो है कठिन हो गया है, क्योंकि जिस देश की उन्होंने शरण ली थी वानवत, वहाँ के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने उनका जो पासपोर्ट है वह रद्द कर दिया है, उनकी नागरिकता जो है वह रद्द कर दी है। और अब ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उनका प्रत्यर्पण भारत में हो सकता है। हालांकि यह आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहा है उसको देखते हुए यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि ललित मोदी का जल्द ही भारत में प्रत्यर्पण हो सकता है। अगली जो बड़ी खबर है वह है संसद बजट सत्र के हंगामे को लेकर। आपको बता दें कि इस सत्र के दौरान विपक्ष ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, निष्पक्ष चुनाव कराने, नई शिक्षा नीति, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जैसे मुद्दों पर संसद को, सत्ता पक्ष को घेरा है और जमकर हंगामा किया है। दरअसल संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है और यह सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, लोकसभा में डीएमके सांसदों ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ जमकर विरोध किया। सांसदों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, जिसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही जब फिर से शुरू हुई तो डीएमके के सांसद कनिमोझी ने केंद्रीय मंत्री द्वारा डीएमके के सदस्यों को असभ्य कहने पर आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री ने इस बयान पर माफी मांगने का कहा और उनका इरादा किसी की भावना को चोट पहुंचाने का नहीं था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उस बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया, जिस पर डीएमके के सदस्य नाराज हो गए और वे सदन से वॉक आउट कर गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और इसकी चर्चा की मांग की। राहुल ने कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। टीएमसी और सपा के सांसदों ने भी इस मुद्दे पर बात की। कांग्रेस के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में है। उनका कहना था कि अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा तो जो चुनाव के नतीजे आएंगे वह निश्चित ही पक्षपाती होंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र दिखावा मात्र नहीं होना चाहिए। हमें कई सालों से इस पर संदेह है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। नई शिक्षा नीति और 3 भाषाओं के विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को बेईमान बताया और कहा कि वे तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डीएमके केवल भाषा की बाधाएं खड़ी कर रही है और सिर्फ राजनीति कर रही है। बजट सत्र में 16 बैठकें होने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर के लिए राज्य का बजट पेश करेंगी, क्योंकि वहां फिलहाल राष्ट्रपति शासन है। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति शासन पर संसद की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच भारी टकराव की संभावना है। वोटर आईडी कार्ड पर विपक्ष का हमला। विपक्ष चुनाव आयोग के द्वारा वोटर आईडी कार्ड में हुई गड़बड़ियों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। चुनाव आयोग ने 3 महीने में सुधार का वादा किया है, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया कि वोटर आईडी में कुछ मतदाताओं के नंबर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन बाकी की जानकारी अलग अलग है। इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना के नेता आज
चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर भी हंगामा हुआ। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल को जल्द पास कराना चाहती है, जिसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुस्लिम समुदाय को समस्याओं का समाधान बताया। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करने का रणनीति बनाई है। कांग्रेस का हमला। कांग्रेस के नेता जयराम नरेश ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी पर कांग्रेस लगातार सवाल उठाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव अब निष्पक्ष नहीं रहे हैं और यह एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। जयराम ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई व्यापारिक धमकियों का मुद्दा भी उठाएगी और इस पर द्विदलीय एकजुटता की अपील करेगी। आपको बता दें कि संसद बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था, जिसमें 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया और संसद में हंगामा हुआ था। जी हां, हम आपको बता दें कि जो पहले चरण में जो बातें हुई थी, 13 फरवरी से जो बजट को लेकर बातें हुई थी, उस पर वक्फ बिल पर जेसीपी की एक रिपोर्ट हुई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट हुई थी, जिसमें विपक्ष के लोगों ने जो वक्फ बिल को लेकर सुझाव दिए थे, उसे सत्ता पक्ष के लोगों ने दरकिनार कर दिया था। इसको लेकर संसद में तब जबरदस्त रूप से हंगामा हुआ था और विपक्ष ने तो यहाँ तक कर दिया था कि यह जो पूरी रिपोर्ट है वह हंगामा होगा। चर्चा है में बस आज इतना ही। जन सरोकार के किसी मुद्दों को लेकर आपसे फिर यहीं पे मुलाकात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम चर्चा है में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।